नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज बात करेंगे अतीक अहमद का जो काफिला है वो प्रयागराज पहुंच चुका है, क्योंकि कल से जो काफिला चला था साबरमती जेल से और प्रयागराज की सीमा में एंटर कर चुका है, वो पहुंचेगा। इसकी तमाम अपडेट भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पर जो है वो राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। किस किस तरह के बयान हैं वो सामने आए हैं, इस पर क्या कुछ कहना है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर उनका क्या कुछ कहना है, वो तमाम बातें जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अतीक अहमद की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, पूरा जो रास्ता है वो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद रही, इसके अलावा अतीक अहमद के जो बयान जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आए हैं। जब साबरमती जेल से अतीक अहमद चला उस वक्त उसका क्या बयान आया, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री की उस वक्त उसका क्या बयान आया, सुर किस तरह से बदलते हुए नजर आए, इस पर भी बात करेंगे। आखिर ये क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर करते ही जो सुर हैं वो बदल गए हैं। राजनीति भी हो रही है इस पर, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद का खौफ देखा जाता था, लेकिन समय ने करवट ली और आज मौत का खौफ खुद अतीक अहमद के चेहरे पर दिख रहा है। गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद को लेकर शहर की पुलिस उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। आज पूरे काफिले के साथ सुबह झांसी पुलिस लाइन पहुंची, जिसके बाद फिर से आगे का सफर तय किया गया। इसके अंदर अतीक अहमद जो बैठा हुआ है, देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पुलिस फोर्स लगा हुआ है। अतीक अहमद का काफिला झांसी से निकल गया है। लंबा सफर, अतीक कांपा थर-थर, खात्मे का खौफ, दहशत में डर। अतीक ने जोड़े हाथ, यूपी पुलिस के साथ मुझे मत भेजो। बीच रास्ते एनकाउंटर का सताया, रात खौफ में रहा अतीक अहमद। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयागराज लाए जाने से पहले अहमदाबाद में साबरमती केंद्रीय जेल से बाहर निकलने के बाद माफिया अतीक अहमद ने आशंका जताई थी कि उसकी हत्या की जा सकती है। अतीक अहमद को जब जेल से बाहर पुलिस वैन में लाया जा रहा था, तब उसने वहां मौजूद संवाददाताओं से कहा, हत्या हत्या। वहीं जैसे ही अतीक की यूपी में सुरक्षित एंट्री हुई, वैसे ही अतीक के तेवर बदल गए और तब मीडिया के पूछने पर कहा, अब का डर। वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया गया और अशरफ के चेहरे पर भी मौत का खौफ साफ नजर आया। जहां एक और अतीक की बहनों को पूरे रास्ते अतीक के एनकाउंटर का डर सताता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की मां ने कहा कि जब तक अतीक अहमद की मौत नहीं होगी तब तक उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। मैं उनकी छोटी बहन हूँ आयशा। हाँ, उनकी सुरक्षा में थोड़ा आशंका है। आपकी भाभी की कहाँ पर है? भाभी का पता नहीं, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं। असद तो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ लखनऊ में। इस वक्त फरार है बताया जा रहा है। हाँ, हम भी देख रहे हैं आपके चैनल से माध्यम से। आप लोग क्या आशंका दी जो आप लोग साथ जा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था, मेरे परिवार के बड़े भाई हैं तो मैं साथ में जा रही हूँ। क्या चीज की? जी, कोई न्यायालय अनुमति दी थी आप लोग साथ जाने के लिए? आप लोगों ने? नहीं, इसमें न्यायालय की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या आशंका थी आप लोग? क्या हो सकता है? एनकाउंटर हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है। शराब का। कौन कौन लोग आप लोग साथ में हैं? मैं वकील साहब लोग हैं हमारे। और ये आप दोनों? मेरी बेटी है। न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, वैसे अशरफ और अतीक इसका बेटा, अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। नहीं
तो देखिए, तमाम जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने सुनी। एक तरफ उमेश पाल की मां का कहना है कि जिस तरह से उनके बेटे को मारा गया उसी तरह से अतीक अहमद का भी एनकाउंटर किया जाए। दूसरी तरफ अतीक अहमद की जो बहन है वो लगातार काफिले के साथ चल रही है और उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और हमारे साथ मनीष सिंह जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS है, और नवेद शिकोह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहूंगा कि देखिए, आप राजनीति भी अब कहीं ना कहीं इस पर हो रही है पूरे मामले में अगर देखा जाए, और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी कहा जा रहा है कि अब इस पर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था के तहत साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर आया जा रहा है, किस तरह का संदेश सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है? हरीशचंद्र जी। देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार का जो संदेश है और जो संकल्प है वो पूरी तरह से स्पष्ट है और साफ है। कोई अपराधी हो, वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसको कानून की सजा मिलनी ही चाहिए, और जो उसके ने अपराध किए हैं उस अपराध का कड़ा से कड़ा दंड उसको मिलना ही चाहिए। ये जिस तरह से आप अभी वो बाइट सुनवा रहे थे कि अतीक ने वहाँ साबरमती जेल से निकलने के बाद क्या बोला और क्या बोला, आप ये बताइए कि जो लोग किसी की जान लेने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे, जिनका परिवार तबाह करने में जरा सा संकोच नहीं करते थे, उनको अपनी जिंदगी को लेकर के कितना भय लग रहा है। तो ये भय कानून का है और कानून से अपराधियों को भयभीत होना चाहिए, और कानून की इनको जो अपराध किए हैं उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। तो योगी जी का जो योगी सरकार का जो संकल्प है वो स्पष्ट है। अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, ये योगी जी की सरकार का संकल्प है, और लोग उत्तर प्रदेश के भय मुक्त हों, इन अपराधियों के खौफ से वो मुक्त हों, ये संकल्प है। तो संदेश साफ है। ठीक है मनीष जी, अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी तरह का उसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन कल अखिलेश यादव जी का भी बयान सामने आया है। इस पूरे मामले पर राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या आपको कानून व्यवस्था पर अभी भी कोई शक शुबा है? इस पर क्या कहेंगे आप? शांतनु जी, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, गलथेथराई करने से ये लोग बाज नहीं आते हैं। आपने अभी कहा और उन्होंने हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ने कहा कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश। 32 दिन हो गए और अपराध में शामिल लोग आज तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 32 दिन। और सोचिए उस दिन के बारे में जब 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 साल के जीवन का फैसला लिया जा रहा था। सुरेश खन्ना जी पूजा पाठ करके और उत्तर प्रदेश के जो बजट का बक्सा था वो लेकर के योगी जी के शरण में पहुंच रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बजट का एक एक पॉइंट गिनाना उत्तर प्रदेश की जनता के सामने शुरू किया, प्रयागराज में गोलियां तड़तड़ानी शुरू हो गई और बमबारी शुरू हो गई। अब आप सोचिए कि अपराध से मुक्त उत्तर प्रदेश ये बनाना चाहते हैं, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। अब आप कैसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं? जिस दिन विधानसभा में बजट पेश हो रहा हो उस दिन अपराधियों के मन में आपके सरकार का रत्ते भर खौफ नहीं था, और आपके एक ऐसे शहर में जिस शहर की एक मान्यता है दुनिया भर में, जिस शहर की जान और पहचान है पूरी दुनिया में, उस शहर में अपराधियों ने बेखौफ होकर के गोलियां बरसाई और बमबारी किया और उमेश पाल की जान चली गई। पूरा उत्तर प्रदेश उस दिन मरमाहत था। एक बात और शांतनु जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे, और चूंकि बहुत वरिष्ठ है मैं इनका आदर भी करता हूं, और लेकिन योगी जी इनको कुछ देते नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख रहता है। इतनी इनकी श्रेष्ठता है लेकिन योगी जी पता नहीं इनको क्यों नहीं कुछ देते, हमको आज तक नहीं समझ में आया। हरीशचंद्र श्रीवास्तव, इसे आप पूछिएगा मेरे बाद कि उत्तर प्रदेश में
जब हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने यह कहा विधानसभा के अंदर कि 10 अपराधी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी सूची आप जारी कर दीजिए, आप सूची नहीं जारी कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर 10 आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश के 100 मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनकी सूची जारी कर दीजिए, आप नहीं जारी कर। अब 32 दिन होने के बावजूद आप अपराधियों की सूची नहीं जारी कर पा रहे। इसलिए नहीं जारी कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, जो देश और वैश्विक नेता है, ग्लोबल लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ब्रजेश सिंह जी जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य हैं, वो इतने बड़े माफिया हैं कि उनको झारखंड से लाया गया है। झारखंड वो अपराध की दुनिया में शामिल थे और नाम बदल के अपराध करते हैं। ब्रजेश सिंह जी आपके माननीय सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के, और वो भी उस संसदीय क्षेत्र में वो एमएलसी है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री जी जो बहुत ईमानदार माने जाते हैं, बहुत नेक माने जाते हैं, बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद के मन में जो यूपी पुलिस का खौफ है वो तो सही है ना, ये खौफ अपराधियों में होना चाहिए ना सर। शांतनु जी बहुत अच्छा सवाल, इसीलिए तो मुझे आपके साथ परिचर्चा में शामिल होने में बड़ा मजा आता है, इसलिए कि सवाल बहुत अच्छा आप पूछते हैं। यूपी पुलिस का खौफ किसी के अंदर है? जब हापुड़ के एसपी को 4 दिन पहले बरेली से एक अपराधी ने फोन किया और हापुड़ के एसपी से कहता है कि 10 लाख की रंगदारी दीजिए, नहीं तो आपके परिवार को शाम तक हम भून डालेंगे। अब आप सोचिए कि 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में हापुड़ के एसपी को अपराधी बरेली से फोन करता है और कहता है और रस्तोगी कि पैसा आप दीजिए 10 लाख रुपए, नहीं तो आपके परिवार की जान ले ली जाएगी। अब आप सोचिए ना कि एक एसपी को धमकाने की जरूरत अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी कर रहे हैं और उनके घरों पर बुलडोजर तो नहीं चल रहा है, उनको तो ये लाइव टेलीकास्ट करके नहीं। लेकिन अतीक अहमद का बयान, लेकिन अतीक अहमद के अंदर ये खौफ है। वो कह रहा है कि देखिए यूपी सरकार कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मेरी हत्या कराना चाहती है, कहीं ना कहीं खौफ तो है ना। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, अभी पहली बात तो हमारे वरिष्ठ भाजपा सहयोगी जिस तरीके से भी एक बात कहे कि अब की योगी सरकार से डर, साहब पहली बात तो इसी शब्द से मुझे एतराज है। योगी सरकार नहीं, आप भाजपा सरकार कहते तब भी एक बात चलती। आप कहेंगे योगी सरकार, आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर जब कोई आलोचना करेगा तो कहेंगे कि योगी की आलोचना हो रही है, संतों की आलोचना हो रही है, और आप कहेंगे मोदी सरकार एक जात की सरकार है। फिर अगर कोई मोदी पर सवाल खड़ा करेगा तो कहेंगे कि एक जात का अपमान हो गया, फर्जी ओबीसी है, मोदी जी ओबीसी का अपमान हो गया। तो ये कहना बंद करिए आप लोग। योगी की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें सत्ता में है। तो ये कहना आप लोग बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं इस मसले पे। इस मसले का आप समझिए, हम लोग राजेश राय जी थे, लगभग तीसरी डिबेट है, ये चौथी डिबेट होगी, 3 में तो मैं रहा हूँ, तीसरी मेरी है। ये 10 दिन हो गए अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, 18 दिन हो गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, 32 दिन हो गया। कहाँ है भाई योगी जी की पुलिस? ये पुलिस डराती किसको है? 2 ब्राह्मण की लड़कियों को जलाने में इनका डर पूरा कायम है। इनका विकास दुबे की गाड़ी पलटती है क्योंकि वो पंडित जी हैं। भाई पता समझ में आता है। ये ब्राह्मणों के साथ आपने जो किया है ना बाबा जी, आपकी मानसिकता साफ साफ झलकती है और आप जाति और धर्म देखकर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप में क्षमता नहीं थी अतीक जी की गाड़ी को टच कर लें, पलटाने की तो बहुत बड़ी बात थी। और मैं ये कहता भी नहीं कि पलटाई जानी चाहिए, मैं ये कहता हूं कि कानून से जो है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कानून आप जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जाति और धर्म को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और खौफ की जहां तक बात है, अभी हमारे मनीष जी ने कई उदाहरण दिए। लगातार आप उत्तर प्रदेश की आप ही लोग खबर चलाते हैं, आज बलात्कार हो गया, आज हत्या हो गई, लगातार हत्या बलात्कार का दौर जारी है। लेकिन रामराज आभारी है। कैसा रामराज भाई? आप लोग राम जी को तो बेच रहे हो, राम जी को तो कम से कम बदनाम मत करिए। राम जी के नाम की दुकान आप कब तक चलाएंगे? राम जी के नाम पर दुकान चलाकर रामराज कह के आप भगवान राम जी की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। आप उनके आदर्शों का उल्लंघन सरासर करते हैं, उसके बाद रामराज की बात करते हैं। और एक बात आप समझिए, अपराधी अभी एक ब्रजेश सिंह जी का नाम लिया, भले वो आदरणीय लगा दिए थे, आदरणीय लायक ब्रजेश सिंह जी है नहीं। और भाजपा अपराधियों के लड़ने की बात जहाँ होती है, ये दूसरी पार्टियों में तो अपराधी होंगे, इसमें तो बड़े बड़े डॉन हैं।
230 सांसद ऐसे हैं जिसमें से 80% सांसद भाजपा के हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। ये बात करेंगे अपराध से लड़ने की। हमारे सीएम के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, हो सकता है हटा लिए हो। हमारे जो है डिप्टी सीएम के ऊपर मुकदमे आपराधिक दर्ज थे, हो सकता है हटा लिए हो। तो ये अपराध से लड़ने वाले लोग नहीं है। ये राजनीतिक इस घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए मुझे तो लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं इन लोगों की मिली भगत ना हो। आप बात समझिए। और जो अतीत जी से मिलकर पूरा माहौल सेट किया जा रहा हो, बजट पे चर्चा ना हो, मुद्दों पर चर्चा ना हो। आज हम लोग जो है अतीत पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना डरा हुआ है भाई। अरे डरा हो रहा कुछ नहीं। वो अशरफ साहब कह रहा है कि हम भाई राजनीतिक घराने के व्यक्ति हैं, हमें काहे का डर। और ये ऐसी साठगांठ आप समझिए। एक बात और आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो ये हिंदू मुस्लिम भाजपा रंग दे रही है उसमें 2 गवाह मुस्लिम भी हैं। आप भूल जा रहे हैं रुखसाना को, आप भूल जाते हैं सादिक को। आप उमेश पाल की तो हत्या हो गई, कम से कम उनकी सुरक्षा का इंतजाम तो करिए। आप लोग सिर्फ जो है धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करके जो है सारे मुद्दों को दबा देना चाहते हैं। बेरोजगारी को दबा देना चाहते हैं, महंगाई को दबा देना चाहते हैं, लोकतंत्र की आपने हत्या की, राहुल जी की सदस्यता आपने जो है खलेंद करके खा डाली, उसको दबा देना चाहते हैं। लगातार जो 20,000 करोड़ रुपए जो है अडानी के पास कहां से आए, कौन से आतंकवादियों के पैसे थे या कौन से भाजपा के नेताओं के पैसे थे, उसकी जांच आप नहीं करा रहे हो। इन सारे मुद्दों को दबा लेने के लिए आप समय समय पे एक खलेंद्र करते रहते हैं। उसी खलेंद्र का एक हिस्सा है। और मैं ये कहता हूं कि आतिक के और उनके गुर्गे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश जी देखिए, आप जैसे ही यूपी में एंट्री की है आतिक अहमद ने, उसके सुर जो है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पूछा गया डर लग रहा है क्या, तो वो कहता है काहे का डर। ये किस तरह का मैसेज एक देने की कोशिश है? क्या वो तमाम जो गुर्गे उसके अभी भी मौजूद हैं, क्या उनको एक संदेश देने की कोशिश है कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है, अभी जो उनका लीडर है वो अभी भी मौजूद है? ये किस तरह का आप देखते हैं कि ये जो बयान सामने आया है? दूसरी बात ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठते हैं कि अभी तक 32 दिन हो गए, देखिए अभी तक जो तमाम शूटर्स इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। देखिए ये प्रश्न तो जो है अपने खड़े होंगे, अगर मान लीजिए जब तक जो है सारे शूटर्स नहीं पकड़े जाते हैं जी, तब तक तो ये प्रश्न खड़े होंगे। जहां तक इस पूरे घटना के जो सूत्रधार हैं या जो मुख्य प्रमुख सूत्रधार हैं, वो तो वहां से लाए जा रहे हैं अहमदाबाद से यहाँ उत्तर प्रदेश। जो प्लानिंग है, जो योजना है, जो वहां से लेके बरेली तक में के बीच में बनी और शूटर्स तैयार हुए, सारी योजना तैयार हुई, तो वो तो लोग जेल में ही हैं। और जो अगर उनके खिलाफ मुकदमों में कोई चार्जशीट लगनी है, कोई एविडेंस होगा तो जेल में रहते हुए भी लगेगी। जो जिन लोगों ने एक्चुअली जो शूटर्स थे, जो जिन्होंने शूटिंग की है, वो सारे के सारे अभी नहीं पकड़े गए हैं या नहीं भाई अभी सब लोग नहीं पकड़े गए। जब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं तब तक केवल जो विपक्ष है उनके नहीं, जो पक्ष है उनके नहीं, जो भी जनता भी है वो चाहती है जो लोग नहीं पकड़े गए वो पकड़े जाएं या उनका निस्तारण हो। अगर वो मान लीजिए पुलिस वालों के ऊपर कहीं गोली वोली चलाते हैं तो जो करना है कर दो, लेकिन जो करना है वो करो। थोड़ा विलम्ब हो रही है, देर हो रही है, तो लोगों के मन में एक ये भाव रहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब एक बार 4 लोग, कुछ लोग उसमें एनकाउंटर में मारे गए, बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं वो खंगाले जा रहे हैं, जो कनेक्शंस के लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, तो इस एक बात तो निश्चित है कि जो ये अभियुक्त हैं इसमें, ऐसा तो है नहीं कि वो जो है कहीं सिविल लाइंस चौराहे पे या हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो कहेंगे आगे मुझे पकड़ लो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे भागने की, छिपने की, बचने की। पुलिस भी ट्राई कर रही है, नहीं पकड़ में आ रहे हैं। जब पकड़ में आ जाएंगे तो उनका भी जो निस्तारण है वो होगा। और ये बात अपनी जगह सही है कि जब तक नहीं पकड़े जा रहे हैं तब तक ये प्रश्न जनता भी पूछेगी, जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी पूछना लाजमी है कि अभी तक क्यों नहीं। ठीक है नवशिको जी, देखिए ये इस पर राजनीति भी अब कहीं ना कहीं हो रही है और अखिलेश यादव जी का भी कल बयान आया कि देखिए गाड़ी किस तरह से पलटी है, अगर अमेरिका से मदद मांगेंगे तो वो भी फुटेज जो है कहीं ना कहीं उपलब्ध करा देंगे कि गाड़ी किस तरह से पलटी है, क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को शायद योगी जी ने पहले ही बता दिया होगा कि यहाँ पर गाड़ी पलटेगी, इसीलिए मंत्री जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं।
जी अभी मैं कांग्रेस के साथी का वक्तव्य सुन रहा था, अपने छोटे भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी वक्तव्य सुन रहा था। ये सुनने के बाद मुझे सोनिया गांधी जी का बहुत पुराना एक वाक्य याद आ गया, सत्ता जहर है। अतीक अहमद आ गए हैं सही सलामत, इनकाउंटर में नहीं मारे गए हैं, तब भी एतराज, मार दिए जाते तो कहा जाता कानून का राज ही नहीं है। इतराज, सत्ता है ही ऐसी चीज कि उंगलियां उठती हैं। अतीक अहमद, थोड़ी देर कल्पना करिए कि मुठभेड़ में मार दिए जाते तो दूसरे तरह के सवाल उठ रहे होते, और वो पूरी सुरक्षा के साथ आ गए हैं, कल पेश होंगे, तब भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको नहीं मारा गया, विकास दुबे को मार दिया गया। तो सत्ता इसी को कहते हैं कि सत्ता का ताज जो होता है वो भी कांटों का होता है, उसका सिंहासन जो है वो भी हर तरफ से सवाल उठते हैं। दो बातें मैं कहूंगा बहुत अहम है, कल से 2-4 दिन से ये हो रहा है। मैं अपनी बात, 2-4 दिन से ये बात हो रही है। जी नवेद जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आता हूं नवेद जी, लेकिन उससे पहले देखिए जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचेगा अतीक अहमद, और नैनी जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार प्रयागराज की तरफ ये जो अतीक अहमद का काफिला है वो बढ़ रहा था, और कुछ ही देर में अतीक अहमद का जो काफिला है वो नैनी जेल पहुंचेगा। 10 किलोमीटर की दूरी पर यह काफिला है, लगातार प्रयागराज की तरफ ये जो काफिला है वो बढ़ रहा है, और किसी भी वक्त नैनी जेल पहुंच सकता है काफिला। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचेगा अतीक अहमद, और उसके बाद नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। शाम 6 बजे से पहले अगर नैनी जेल पहुंचता है तो उसको नैनी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर वहां पर किसी भी कारणवश विलंब होता है तो फिर दूसरे तरह के जो तमाम विकल्प हैं वो भी रखे गए हैं। तो ये अपडेट सामने आ रही है। तो देखिए अपडेट सामने आ रही है। 10 किलोमीटर दूर कहा यह जा रहा है कि नैनी जेल से जो काफिला है वो पहुंचा हुआ है, और 10 किलोमीटर दूरी पर नैनी जेल है, वहां पर पहुंचेगा कुछ देर में अतीक अहमद का काफिला। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, तो किसी भी वक्त नैनी जेल पहुंच सकता है काफिला। 24 घंटे से ज्यादा का सफर कहा जाए कि हो चुका है, और साबरमती जेल से प्रयागराज की तरफ जो काफिला कल शाम को चला था अब वो पहुंचने वाला है, और कुछ ही देर में ये जो काफिला है वो पहुंच जाएगा। और हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट सामने आ रही है, कितनी जो डिस्टेंस है वो बाकी है, क्योंकि कुछ ही देर में जो काफिला है वो नैनी जेल पहुंच सकता है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जो बाउंड्री है उसके अंदर शिफ्ट पर वो पहुंच चुका है, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर वो नैनी जेल के अंदर पहुंचे जाएंगे। देखिए हुटरों की आवाज हमारे कानों तक आ रही है, और लगातार इस पूरे मामले में अब अतीक अहमद जो नैनी सेंट्रल जेल है वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए कि यहाँ पर जो अतीक अहमद है उनका जो पिजर वैन है वो पहुंच चुका है नैनी सेंट्रल जेल के अंदर। अब दाखिल हो चुके हैं अतीक अहमद, और अतीक अहमद की जो 2 पिजर वैन से जो लाया जाएगा, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नैनी जेल के अंदर आप उनका पिजर वैन दाखिल हो गया है। अब कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उनको उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी बैक हो रही है, और गेट खुल चुका है। अब नैनी जेल के अंदर अतीक अहमद दाखिल होने की पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि एक पिजर वैन जो है वो आगे चली गई है, और दूसरी पिजर वैन जो नैनी सेंट्रल जेल है, जेल के बाहर खड़ी की गई है, उसको बैक करके गेट के पास ले जाया जा रहा है। हालांकि जो 2 गेट है दोनों तरीके से लॉक कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की किसी भी तरीके से अनुमति नहीं है। आप सुरक्षा का इंतजाम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात को भी गेट बाहर रखा गया है। हालांकि अब अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, वो गाड़ी में है। आपके सामने हमारे सामने जो प्रिजर वैन दिखाई दे रही है वो उस प्रिजर वैन में वो बैठे हुए हैं, और वो प्रिजन वैन जो है वो सीधे जो नैनी सेंट्रल जेल का गेट है बैक करके और पूरी तरीके से वो गेट के पास लगाया जा रहा है कि किसी भी तरह से उनको अब सुरक्षित जेल के अंदर दाखिल किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब ये गेट खुल गया है और अब प्रिजर्व बैंक का जो गेट है वो खोला जा रहा है और अतीक अहमद अब नैनी सेंट्रल जेल के अंदर दाखिल हो गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर साबरमती जेल से उनको लाया गया था और अब वो नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं। नैनी सेंट्रल जेल का गेट खोल दिया गया है
फिजर वैन आप देख सकते हैं कि गेट के अंदर दाखिल हो रही है। आप तो तस्वीरों के माध्यम से भारत समाचार आपको दिखा रहा है कि गेट के अंदर जो फिजर वैन है वो दाखिल हो रही है और गेट के अंदर ही अतीक अहमद को उतारे जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गेट के अंदर जो पिजन वैन है वो इस समय पहुंच चुकी है और वहां पर अब उनको उतारे जाने की तैयारी की गई है। आप जो देख सकते हैं कि जो नैनी सेंट्रल जेल का गेट है वो गेट पर वहां पर पिजन वैन वहां पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी वहां पर नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। चारों तरफ अगर दिखाई दे रहे हैं तो पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, हथियारों से लैस पुलिस के जवान यहाँ पर कड़ा पहरा लगाया गया है और गेट के बाहर नहीं उनको उतारा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से पिजर वैन नैनी सेंट्रल जेल का बड़ा गेट खुलता है और गेट के अंदर से ही उनको अब वहां पर दाखिल किया जा रहा है। ये हम तस्वीरों के माध्यम से अपने भारत समाचार के दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से पिजर वैन वहां पर पहुंची है। पहले नैनी सेंट्रल जेल पहुंची है और उसके बाद जो मेन गेट है, मेन गेट तो अब बड़ा गेट है जिसके अंदर से दाखिल होते हैं कैदी, अब उनको वहां पर दाखिल कर दिया गया है। वो जो गेट है, गेट के अंदर ही पिजर वैन यहाँ पर पहुंचाई गई है और देखिए अब वो वहां पर उतर चुके हैं। वहां पर जो पिजर वैन है वो अहमदाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद को जो गाड़ी लेकर आई थी वो गाड़ी अभी और बैक होके पीछे जा रही है। जेल के गेट के अंदर पूरी तरीके से अंदर गाड़ी को ले जाया जा रहा है, अंदर ही उतारे जाने की तैयारी की जा रही है। गेट के अंदर पूरी तरीके से पिजन वैन पहुंच चुकी है। पिजन वैन में ही अतीक अहमद बैठा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उनको साबरमती के जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है, जहाँ पर कल उनको जिस तरीके से 19 पाल का 2006 में अपहरण हुआ था, 16 साल बाद पूरे मामले की ट्रायल पूरा हुआ था और ट्रायल पूरा होने के बाद कल 28 मार्च को स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाएगा और उसी को लेकर कोर्ट में हाजिर होना था। अतीक अहमद को प्रयागराज की पुलिस की टीम यहाँ पर ले आई है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर उनको जेल में दाखिल किए जाने की पूरी कवायद शुरू हो गई है और आप तस्वीरों के जरिए से लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिजन वैन जो गेट है, जो बड़ा गेट, जो एंट्री गेट है जो नैनी सेंट्रल जेल का, उस गेट के अंदर पूरी गाड़ी को अंदर कर दिया गया है। पहले गेट खुलता है और लगातार अभी और पीछे गाड़ी ले जाने की बात कही जा रही है। जो उसका चालक है गाड़ी का वो और पीछे गाड़ी को ले जा रहा है। उस गाड़ी में ही अतीक अहमद जो माफिया है वो यहाँ पर बैठा हुआ है उस गाड़ी के अंदर। अब उसको नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो तस्वीरों के जरिए भारत समाचार आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अतीक अहमद को सेंट्रल नैनी जेल लाया गया है। साबरमती के जेल से आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए पूरी गाड़ी गेट के अंदर, जेल के अंदर पूरी गाड़ी दाखिल हो गई है। पिजर वैन जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर आई थी, अब वो गाड़ी जो है वो जेल के गेट के अंदर दाखिल हो गई है। अब उसी में ही अतीक अहमद बैठा हुआ है। उसके पीछे का गेट हम दर्शकों को बता दें कि उसके पीछे का जो गेट है, यानी 2 गेट पार करने के बाद अब गाड़ी अंदर गई है और जो मुख्य द्वार है उसको पूरी तरीके से बंद कर लिया गया है। अब जो गाड़ी है वो पिजन वैन वो अंदर चली गई है और जो मेन गेट है उस गेट को बंद कर लिया गया है और अब उसके अंदर से अब माफिया अतीक अहमद को वहां से अब उतारा जाएगा, उसके बाद जेल में दाखिल किया जाएगा। अगर हम सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चारों तरफ अगर जहां तक नजर जाती है तो केवल पुलिस के जवान ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह अब अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और जेल के अंदर दाखिल हो चुका है। जो प्रशासनिक दावा था कि कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ से सकुशल जो साबरमती जेल है, साबरमती जेल से जो प्रयागराज लाया जाएगा, तो अब उनको प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में अब रखे जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और वहां पर अब रख दिया गया है। जी धीरेन्द्र, देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या अतीक अहमद तो पहुंच चुका है, अशरफ को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि वो भी अशरफ जो है वो भी प्रयागराज पहुंचने वाला था, उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है?
देखिए, अतीक अहमद साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं, वो दाखिल हो गए हैं और ये उम्मीद है कि अशरफ भी अब थोड़ी देर में ही यहीं पर लाया जाएगा नैनी सेंट्रल जेल में। उसको अलग अलग बैरिकों में रखा जाएगा, हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि जिस बैरिक में अली रह रहा था उसको तन्हाई बैरिक में रखा गया था, उसको कहीं और शिफ्ट किया गया है और जो पूर्व सांसद बाहुबली नेता माफिया अतीक अहमद हैं वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में वहां पर उनको रखा जाएगा। उसके लिए जो वहां पर तैनात होंगे सुरक्षा में, उनको बॉडी वार्न कैमरे के साथ लैस किया गया है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनको रखा जाएगा। तो अब माफिया अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ही जो अशरफ है उनका भाई है जो बरेली में बंद था, बरेली जेल से उसको लाया जा रहा है प्रयागराज, वो भी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि तन्हाई बैरक जो है उसमें रखा जाएगा, देखिए सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां होंगी निश्चित तौर पर धीरेन्द्र, क्योंकि कई ऐसे जो गुर्गे हैं वो कहा जाए कि वो भी कहीं ना कहीं इस जेल में अतीक के पहले से ही बंद होंगे। कई दुश्मन, कई दोस्त ऐसे होंगे जो इस जेल में पहले से ही रह रहे होंगे। इस वजह से कई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई जो चुनौतियाँ हैं वो पुलिस के सामने निश्चित तौर पर हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ी जो यहाँ पर पुलिस के सामने जो चुनौती है वो उनके सामने है। हालांकि अब आपको ताजा अपडेट दे दें कि अतीक अहमद को जो पिजर वैन लेकर जेल के अंदर गई थी, आप वो पिजर वैन उनको जेल के अंदर दाखिल करके अब और गेट खुल गया है, वो बाहर निकल चुकी है। हालांकि 2 पिजर वैन थी, एक पिजर वैन पहले आगे चली गई थी, अब दूसरी पिजर वैन जो जेल के अंदर वहां पर ले जाया गया था। अतीक अहमद जो गाड़ी थी उस गाड़ी से उतरकर जेल में दाखिल हो चुका है और उस गाड़ी को अब बाहर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक उनको सुरक्षा के लेकर एक बड़ी चुनौती जरूर है। जिस तरीके से लगातार जो माफिया अतीक अहमद है नैनी सेंट्रल जेल में, उनके काफी कुछ खास गुर्गे भी अभी बंद हैं। अगर हम कल की बात करें तो जिस तरीके से कल उमेश पाल अपहरण कांड में जो फैसला सुनाया जाना है, उसका एक आरोपी फरहान वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और उसी जेल में अब माफिया अतीक अहमद को लाया गया है। अब थोड़ी देर बाद ही अशरफ को भी यहीं पर लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे जहां एक प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती जरूर है कि जेल प्रशासन के सामने कि उनके दोस्त भी यहाँ पर हैं और कई ऐसे जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, जो दुश्मन रहे वो भी जेल के अंदर हैं। तो उनको सुरक्षा के लेकर यही वजह रही कि उनको तन्हाई बैरिक, हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा जाएगा। जो भी वहां पर तैनात किए जाएंगे सुरक्षा कर्मी, बॉडी वार्न कैमरे के साथ उनको लैस किया जाएगा। मुख्यालय से सीसीटीवी कैमरे के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे साथ देखिए अवनीश दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या अपडेट है आपके पास? अवनीश, तो देखिए अवनीश संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अपडेट जो है वो लगातार हम आपको बता दें कि अब चूंकि नैनी सेंट्रल जेल ये जो पूरा काफिला है वो पहुंच चुका है और अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में अब पहुंचा दिया गया है और प्रिजन वैन जो है वो भी बाहर आ चुकी है। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाकर और नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम, कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पर लाया गया है। हालांकि जो 2 पिजर वैन के जरिए यहाँ पर लाया गया था, अब दोनों गाड़ियां जेल के जो गेट है उसी के पास ही खड़ी कर दी गई हैं और जेल के अंदर एक गाड़ी दाखिल की गई थी। पूरा गेट खुला था, यानी गेट जेल के अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार, उसके बाद एक बड़ा द्वार होता है, दोनों गेटों को खोल दिया गया था। उसके अंदर पूरी गाड़ी अंदर गई थी, यानी माफिया अतीक अहमद को जेल के बाहर भी नहीं उतारा गया, पूरी गाड़ी सहित जेल के अंदर दाखिल होती है और वहीं पर ही माफिया अतीक अहमद को उतारकर अब उनको हाई सिक्योरिटी बैरिक में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो एक कागजी कोरम होता है, जेल मैनुअल के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो कागजी कार्रवाई की जा रही है। अब थोड़ी देर बाद ही वहां पर कागजी कोरम पूरा करने के बाद ही हाई सिक्योरिटी बैरिक में माफिया अतीक अहमद को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब जो है वो चुनौतियां कहीं ना कहीं शुरू होती हैं। अब चूंकि जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, धीरेन्द्र एक अपडेट इस पूरे मामले में ये भी सामने आ रहा था कि अब उमेश पाल की जो हत्या हुई है उस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट से अनुमति मांगी गई है और इस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। तो जेल में कल पेशी के बाद क्या पूछताछ की जाएगी या फिर अपडेट जो है उस पूरे मामले में क्या कुछ आया है? क्या पुलिस को जो है अनुमति मिल गई है पूछताछ करने की?
देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि जो ये कल कोर्ट में पेश किया जाएगा वो उमेश पाल के अपहरण केस के मामले में 16 साल बाद ट्रायल पूरा हो जाने के बाद 17 जो है मार्च को इसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और 28 मार्च को इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाना है। तो कल जो पेशी की जाएगी पहले स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जो सांसद रहे माफिया बाहुबली नेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को, और उसके साथ ही जो उनका गुर्गा है वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है फरहान, उसमें भी 10 लोग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। उसमें से ट्रायल पूरा हो गया है और 16 साल बाद कल फैसला सुनाया जाएगा। इसी बीच प्रयागराज की पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कस्टडी रिमांड के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि उसमें अभी बहस होना है, थोड़ी देर बाद ही ये पता लग पाएगा कि जो प्रयागराज पुलिस ने कस्टडी रिमांड सीजीएम न्यायालय में दाखिल किया था उस पर क्या सुनवाई के बाद क्या फैसला हुआ है। लेकिन अगर हम पहली फौरी तौर पे बात करें तो जिस तरीके से पहली प्राथमिकता जो है कल कोर्ट में पेश करने किए जाने को लेकर है कि कल कोर्ट में जिस तरीके से स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया अतीक अहमद को पेश होना है और उसके भाई अशरफ को पेश पुलिस के सामने कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता यही है कि कल किस तरह से उसको पेश किया जाए। धीरेन्द्र, मैं वापस आता हूँ आपके पास, हमारे साथ अवनीश अवस्थी भी जुड़ गए। अवनीश, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, क्या अपडेट है अवनीश आपके पास? देखिए, आप चूंकि जेल में पहुंच गए हैं और क्या कुछ जानकारी अब इसको निकलकर सामने आ रही है अवनीश? अतीक को लगभग 24 घंटे की सफर के बाद यहाँ पर पहुंच गए बराबर काफी मौजूद है। एंट्री है हो चुकी है, आपसे गाना गाने की बिल्कुल अवनीश, देखिए अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल जो है वो यही है कि अब जो प्राथमिकता है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने जो चुनौती है वो यही है कि कल जो है कोर्ट में सही सलामत जो अतीक अहमद है उनको कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि कल जिस तरह से 16 साल जो पुराना एक केस है उस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाना है और जब फैसला सुनाया जाए उस वक्त अतीक अहमद कोर्ट में मौजूद हो। जेल में लाया जाएगा। ये पहला मामला है, इसके पहले कई बार मामला आया अभी उससे बेटा बिल्कुल धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए अब जिस तरह से कहा जाए कि एक स्पेशल जो बैरक है वो बनाई गई है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी इस बैरक की, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है और मुख्यालय से भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी के जरिए जो है वो निगरानी की जाएगी इस बैरक की। रहेंगे तो अब कोर्ट में फैसले के बाद ही अगर कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल जाती है तो जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके बाद ही फिर प्रयागराज पुलिस कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ कर सकती है। धीरेन्द्र, देखिए कहा जा रहा है कि सीसीटीवी के जरिए जो है वो मुख्यालय से भी निगरानी की जाएगी। सीसीटीवी लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मामले को लेकर गवाही देने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, वहाँ पर एक कोई भी की आवाज मुख्यालय मैनेजमेंट अफसर तक पहुँच जाएगी। अगर कोई भी जेल कर्मी जेल का अधिकारी अगर किसी गलत अदालत में पहुँचता है, बातचीत करने का सुनता देने का प्रयास करता है, पूरी जानकारी सीधे मुख्यालय मैनेजमेंट तक पहुँच जाएगी। मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर मुकदमा नहीं दर्ज होता। लेकिन जब सरकार 2007 से बनती है, मायावती मुख्यमंत्री बनती है और उनके जब कंप्लेन किया जाता है उमेश पाल की तरफ से, तब पहली बार मुकदमा इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है धीरेन्द्र?
धीरेन्द्र, क्या आपको आवाज आ रही है? जी 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 संत, आवाज आ रही है। देखिए, अब चूंकि जेल पहुंच चुका है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? कहा यह जा रहा है कि नैनी जेल में अतीक अहमद का मेडिकल किया जाएगा, या फिर क्या वो पूरा जो प्रोसेस है वो एक बार अपने दर्शकों को बताइए। देखिए, अब जो बाहुबली नेता है अतीक अहमद, वो नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और जो डॉक्टरों की टीम है बाकायदे उसका मेडिकल करेगी। उसके बाद हाई सिक्योरिटी बैरिक में उनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अतीक अहमद साबरमती जेल से यहाँ पहुंचा है, पूरी गाड़ी, जिस गाड़ी से उसको यहाँ से लाया गया था, जेल के अंदर दाखिल की गई है। किसी को भी उसकी एक झलक तक यहाँ पर नहीं दिखी है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी गाड़ी अंदर गई है और अंदर जब गेट बंद हो गया है, उसके बाद जो बाहुबली नेता है अतीक अहमद, उसको वहां पर उतारा गया है। उसके बाद जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। यानी जो जब किसी जेल में दाखिल किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो पहले उसका जो है बाकायदे मेडिकल परीक्षण किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो कागजी कोरम है वो पूरा किया जाता है। अब जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल के अधिकारी हैं वो अब ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद अब वहां पर उनको जो हाई सिक्योरिटी बैरिक बनाई गई, उस बैरिक के अंदर अब उनको शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, 24 घंटे का एक सफ़र निश्चित तौर पर अगर देखा जाए धीरेन्द्र, तो एक काफ़ी थकाने वाला सफ़र है। न सिर्फ जो तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात थे इस पूरे काफिले में, इस पूरे अभियान में, बल्कि अतीक अहमद जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरे सफ़र में शामिल रहा। तो एक काफ़ी थकाने वाला सफ़र है। और इसके बाद चूंकि अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हमारे साथ अवनीश भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, देखिए, अब चूंकि जो पूरा कहा जाए काफिला जो है वो पहुँच चुका है नैनी जेल के अंदर, और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब किस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा चुनौती वाला एक जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, जेल प्रशासन के लिए सामने खड़ा हुआ है। जेल प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जेल में तमाम धाराओं को लेकर के जिस बैरक में टीम को रखा गया सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उनकी निगरानी से शासन स्तर पर कार्य अधिकारी कर रहे हैं। सब कश्मीर में आप लोग आने की सिस्टम जेल से निकल कुछ 1 से 1.5 घंटे वास्तव यहाँ इसी जेल में आ जाएंगे और उनको इसी बैरक में रखा जाएगा। अतीक अहमद के बेटे पहली बार ऐसा हो रहा है, इसी जेल में बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है, सरकारों के साथ तो निश्चित रूप से ये अपराध का जो छोटा एक पौधा अब एक बड़ा वृक्ष बन गया था, ये न बन पाता। और अतीक ऐसा अतीक खत्म हो जाता नाम होता और अपराध दुनिया में दुनिया में एक स्थापित नाम हो जाता। प्रकरण है जिस तरीके से अभियोजन ने तमाम जो साक्ष्य रखे हैं उसके साथ हो जाता है कि पूरे प्रकरण में अधिकतम सजा ही कोर्ट सुनाएगी। और देखना यही होगा कि 12 बजे के आसपास जो कोर्ट जो है पूरे मामले को फैसला सुनाएगी तो क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से साक्ष्य है वो ये बता रहे हैं कि अधिकतम सजा। देखिए, कहा जाए कि अब चूंकि 24 घंटे का सफर बीत चुका है, अतीक अहमद का जो काफिला है वो नैनी जेल पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी पल पल की अपडेट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब जो जो प्रिजन वैन थी वो चूंकि लेकर पहुंची हुई थी, एक प्रिजन वैन जो है वो अंदर गई है जिसमें अतीक अहमद बैठे हुए थे। और अतीक अहमद को प्रिजन वैन जब अंदर लेकर गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक झलक जो है वो भी देखने को नहीं मिली है। धीरेन्द्र, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रिजन वैन कहा जाए कि अतीक अहमद को लेकर अंदर जाती है और उसके बाद उसको छोड़कर बाहर भी आ गई है। किसी तरह से एक झलक जो है वो वहां पर लोगों को देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच 1200 से ज्यादा का किलोमीटर का सफर पार करके नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। और ये हम आपको बता दें कि पहला ऐसा मौका है जब जो अतीक अहमद है वो जब प्रयागराज जेल से या तो जाता है या तो आता है। पहले अगर इतिहास की बात किया जाए तो जब वो उसके आने की सूचना हो जाती है तो उसके समर्थक गाड़ियों के काफिलों के साथ ही उसके साथ लग जाते थे। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि दूर दूर तक उसका कोई समर्थक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से एक झलक मीडिया के कैमरों में भी नहीं कैद हो पाई कि अगर वो जो माफिया अतीक अहमद है वो नैनी सेंट्रल जेल आया है। उसके बाद पूरी तरीके से जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पूरी गाड़ी को जेल के अंदर दाखिल किया गया है, बड़ा वाला जेल न्यायालय समिति है वो दंड दे। कल एक
अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं, उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो देखिए धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरेन्द्र, अब देखिए चूंकि 24 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है और कहा जाए कि अब कल जो है वो पेश किया जाना है। पूरा 16 वर्ष पुराना ये जो पूरा मुकदमा है उमेश पाल से ही जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि अब देखिए कहा जाए कि पहले अपहरण को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया और अब जिस तरह से उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी गई है, तमाम शूटर जो है और अतीक अहमद के ऊपर ये फिर से एक बार जो आरोप है वो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 16 वर्ष पुराना ये जो पहला मामला है उमेश पाल से ही जुड़ा हुआ, उनके अपहरण की कोशिश की गई और उस पूरे मामले में अब फैसला जो है वो सुनाया जाना है। क्या फैसला आने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक अपहरण का मामला, उस पर फैसला आने वाला है, लेकिन उससे 1 महीने पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। धीरेन्द्र, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कल जो फैसला आने वाला है वो आखिर किस मामले में ये फैसला सुरक्षित हुआ था और किस मामले में कल फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2005 में जो बसपा विधायक राजू पाल रहे, उनकी जहां पर उमेश पाल की हत्या होती, उसी से 300 मीटर आगे उसी जीटी रोड पर ही दौड़ा कर गोलियों से भूनकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और उमेश पाल उसका चश्मदीद गवाह रहता है। उमेश पाल को 2006 फरवरी में एक आरोप लगाया जाता है कि अतीक अहमद 2 गाड़ियों के साथ जाते हैं और उमेश पाल बाइक से जा रहा था, दोनों गाड़ियां उसको घेर लेती हैं और जबरन उसको खींचकर गाड़ी में बैठा लिया जाता है। उसके बाद उसको जो चकिया स्थित कार्यालय है उस कार्यालय में ले जाया जाता है, उसको उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उसको करंट के शॉट लगाए जाते हैं और उसके गवाही बदलने का दबाव बनाया जाता है। ये जाके कचहरी में जिस तरीके से गवाही का बयान बदलने के लिए कहा गया था, वो गवाह भी वहां पर चेंज किया गया था। अब उस पूरे मामले में जब 2007 में सरकार बदलती है तो 2007 में उमेश पाल मुकदमा दर्ज कराता है और 16 साल तक ट्रायल चलता है, जिसमें से कुल 11 आरोपी थे और जिसमें से कि एक की मौत हो जाती है और 10 आरोपी का ट्रायल पूरा हो गया है, जिसमें बाहुबली माफिया जो अतीक अहमद है, उनका भाई अशरफ है, उनके जो गुर्गे हैं वो सब शामिल हैं। अब कल जब कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा तो सब कोर्ट में पेश रहेंगे। जी है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जिस तरह से क्या धीरेन्द्र, ये कहा जा रहा है कि अब जो है जो तमाम गुनाह किए हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। इसी तौर पे अगर हम माफिया अतीक अहमद की बात करें तो इसके जो जराइम की लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। 101 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से हत्या और अन्य जैसे संगीन धाराओं में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं और प्रदेश ही नहीं प्रदेश के बाहर भी मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अभी तक किसी भी मामले में ट्रायल पूरा नहीं हो सका, या तो गवाह बदल गए या मुकर गए, डरवा धमका के किसी तरीके से अपने पक्ष में सारे मुकदमों को पैरवी करवा लेता था और यही वजह रही कि अभी तक इसको किसी में सजा नहीं मिल पाई। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अब ट्रायल पूरा हो गया है। अब कल 28 मार्च को स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाने, हालांकि फैसला क्या आता है ये तो कल का समय ही बताएगा, लेकिन 101 मामले जिस तरीके से दर्ज हैं और किसी मामलों में अब तक ट्रायल पूरा नहीं हो पाया है, यानी फैसला
सुरक्षित नहीं हो पाया है। पहला ऐसा मामला है जिसमें अब फैसला सुरक्षित हो गया है और कल फैसला सुनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के लिए कल का दिन जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। अतीक अहमद की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो जाती है, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन और पुलिस की 10 टीमें, एसटीएफ की टीम और अब माफिया अतीक अहमद से गैंग से जुड़े लोगों की जिस तरीके से कुंडली खंगाली जा रही है, तो अब निश्चित तौर पे अब अतीक अहमद के लिए उनके जो राजनीतिक कैरियर रहा उसके लिए उल्टी गिनती जरूर शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में चूंकि इस पूरे मामले में उनका पूरा परिवार निश्चित तौर पर कहा जाए धीरेन्द्र जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन कल अब सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रशासन के सामने, जेल ऑफिशियल्स जो है उनके सामने, वो यही है कि किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाए। हमारे साथ अवनीश दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, किस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है, क्योंकि अंदर जेल में अतीक अहमद जो है उनको पहुंचा दिया गया है, किस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है वहां पर? अवनीश, करा दिया गया और जो बैरिंग बनाई गई उसको रखा जाएगा, उसके ऊपर बता दिया गया। अब अभी संघर्ष जेल जो खाली पुलिस सरकारी है, खाली पुलिस के लोग वो यहाँ पर मौजूद है, बराबर निगरानी चल रही है और कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जो कहीं ना कहीं कल अतीक जो भाई की कल कोर्ट में पेशी होनी, उसको देखते हुए सजा व्यवस्था कड़ी की जा रही है कि भाई को भी इसी जेल में लाकर रखा जाएगा और जो लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो तो महत्वपूर्ण मामला होगा, इस मामले में फैसला कई दिन पहले कर लिया गया, तो कल अतीक और उनके भाई की मौजूदगी में सजा सुनाई जाएगी, तो वो अपने आप एक ऐतिहासिक, क्योंकि आज तक 101 मामले दर्ज होने के बाद इस मामले में अतीक को सजा नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेल गए, जेल में मेहमानों से गए, जेल में गए, जेल में को आरोपी सुविधा मिली, उसके बाद कल के आने के बाद फिर वो अपराध ये पहला मौका होगा जब अतीक को समझ में आएगा सजा क्या होती है, अपराध करने का फल क्या। बिल्कुल, देखिए कहा जाए कि अब चूंकि जेल के अंदर जो है वो पहुंच चुका है अतीक अहमद का काफिला, अतीक अहमद पहुंच चुका है और काफिला अब जो तमाम गाड़ियां थी वो बाहर निकल चुकी हैं। हमारे साथ लगातार पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी लगातार दे रहे हैं। अवनीश अवस्थी भी काफिले के साथ लगातार चल रहे थे। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अब देखिए नैनी जेल जो है वो सेंट्रल जेल में पहुँच चुका है ये जो अतीक अहमद का जो काफिला है, और अतीक अहमद अब आगे की जो प्रक्रिया है, आपने पूरा 16 साल पुराना जो मुकदमा है वो उसको लेकर अब चूंकि फैसला सामने आएगा, फैसले की घड़ी अब आ गई है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तो जो तमाम जो गुनाह किए हैं उसकी अब गुनाहों की जो सजा है उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। तो ये अब आगे क्या प्रक्रिया, कुछ किया जाएगा, उसको लेकर क्या अपडेट है धीरेन्द्र जी? देखिए 16 साल पहले जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में 16 साल तक ट्रायल चला है, उसके बाद ट्रायल पूरा हो जाने के बाद अब फैसला सुरक्षित हो गया है, कल फैसला सुनाया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जराइम की दुनिया में 17 वर्ष की अवस्था से ही अतीक अहमद जराइम की दुनिया में कदम रखता और उसके बाद उसका कदम रुका नहीं, एक एक करके उसका कदम बढ़ता गया और उसका आतंक प्रयागराज ही नहीं पूरे यूपी के आसपास के जो प्रदेश हैं वो वहाँ तक फैलता गया है और इस जराइम के सहारे ही राजनीति में चला गया है। ये 4 बार विधायक चुना गया, उसके बाद ये सांसद चुना गया और इसकी जो जराइम का इतिहास रहा वो लगातार इसकी जो फेहरिस्त है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। जिस मामले में इसके ऊपर FIR होती थी, इसके ऊपर आरोप लगता था, ये जेल में जाता है, जमानत में आता है, उसके बाद बाहर फिर तरीके से जो इसका बाकायदे रजिस्टर्ड गैंग है वो गैंग सक्रिय हो जाता था और लगातार ये तमाम तरीके के अवैध कारों में लिप्त हो जाता था और इसके गैंग के लोग इसकी मदद करने में जुट जाते। तो लगातार जिस तरीके से ये अपने गैंग को प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी फैला के रखा है और सबसे जो बड़ा इसका कारोबार रहा है वो रेलवे के ठेकों का इसका कारोबार रहा है, अवैध जमीनों का कारोबार रहा है जिसमें कि करोड़ों रुपए ये कमाया करता था। इसके जो गुर्गे हैं बेनामी संपत्तियों के जरिए इसको करोड़ों का फायदा पहुंचाती थी और यही वजह रही कि 17 साल की अवस्था में जब जराइम की दुनिया में ये कदम रखता है और लगातार
फिर इसका जो संपत्ति का दायरा है वो बढ़ता जाता है, ये मालामाल हो जाता है। अब स्थिति ये आ गई है कि जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके जो सरकारी गनर भी उस हमले में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पूरे मामले में अब अतीक अहमद, अशरफ और इसका जो तीसरे नंबर का बेटा है असद और इसकी पत्नी, ये सब नामजद कर लिए जाते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इसका जो 2 बेटे हैं पहले से ही, जो उमर है वो जेल में बंद है और जो अली है वो भी 5 करोड़ की रंगदारी मांगने जाने के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है। अब इस तरह जो पूरा परिवार है अब पूरी तरीके से पुलिस के पंजे में जकड़ चुका है और अब पुलिस भी इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने की लगातार मंशा बना लिया है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पीटीए का एक्शन हो, लगातार इसके जो गैंग के लोग हैं उनको पकड़ने की, या तो जो इसके फाइनेंसर हैं जो अतीक अहमद की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, लगातार जो गैंग है उसको आर्थिक रूप में मजबूत कर रहे थे, उसको फाइनेंस कर रहे थे, उनकी भी अब लिस्ट, इनकी भी सूची बना ली गई है, उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम उमेश पाल की हत्या के बाद की बात करें तो जिस तरीके से सबसे पहले इनके घर को जमींदोज पहले ही किया जा चुका था और सहारा लेने के लिए पास के ही एक घर में जफर खान नामक व्यक्ति के घर में रहती थी, सबसे पहले अगर कार्रवाई की गई है तो सबसे पहले वही घर तोड़ा गया है जिसमें शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद बताया यह जा रहा है कि सफदर नाम का व्यक्ति है जिसकी जो है बंदूक की दुकान जानसेनगंज में है, वो जब कोई भी क्राइम होता था तो उसी के दुकान से असलहे मुहैया होते थे, जो कारतूस है वहां पर ले जाया जाता था, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। जब तीसरी कार्रवाई की बात किया जाए तो इसका जो सबसे खास मासूम प्रधान था जो इनको लगातार इनको आर्थिक रूप में मजबूत कर रहा था, उसके घर पे कार्रवाई की गई। और जो चौथी और सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जो शूटर गुलाम है, शिवकुटी के रसूलाबाद इलाके में रहने वाला था, जो शूट आउट कांड में जो सीसीटीवी तस्वीरें आई थी उसमें गुलाम शूट करते हुए दिखाई दे रहा है, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है। लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो शूटरों को पकड़ने में लगी हुई हैं। जो उनकी पत्नी है उनको भी ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। उनको पकड़ने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार दबिश दे रही है और उनको पकड़ने की कवायद कर रही है। तो इस तरह अब जो उनका बेटा है वो 5 लाख का इनामी हो चुका है, जो उनकी पत्नी है वो 25,000 की इनामी हो गई हैं। इनके जो 2 पहले बेटे हैं वो बेटे पहले नंबर और दूसरे नंबर का बेटा पहले ही जेल में है। इनका जो भाई है अशरफ वो बरेली जेल में बंद है, खुद ये साबरमती जेल में बंद है। अब इस तरह पूरा परिवार अब पुलिस के शिकंजे में यानी कानून के शिकंजे में फंस चुका है। अब इस पर यहाँ के प्रयागराज की पुलिस कड़ी कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुका है। साथ ही साथ इनके जो गैंग से जुड़े लोग हैं उनकी भी अब पूरी कुंडली खंगाल ली गई है, एक एक करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, अवनीश दीक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अवनीश, देखिए अब अशरफ के मामले में क्या अपडेट सामने आ रहा है? अतीक अहमद का काफिला है वो तो पहुंच चुका है, अशरफ भी पहुंचने वाला था, ये लगातार इस तरह की अपडेट जो है वो सामने आ रही थी। अशरफ को लेकर क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? लगभग 1 घंटे बाद सब यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये कयास बराबर लगाया जा रहा है, वो यही वजह है जो पुलिस फोर्स जहाँ जेल सुरक्षा में तैनात की गई थी वो अभी अतीक के अंदर जाने को हटा ही नहीं गई है। अभी मुफ्ती तालाब बराबर बढ़ा और दी गई है। यहाँ पर अशरफ कुछ देर में पहुंचेंगे, उनको बैरक में पहुंचा दिया जाएगा। इन लोग सघन निगरानी की व्यवस्था की गई है, तीसरी निगरानी व्यवस्था की गई है। जेल के अंदर जो भी जेल के कर्मचारी उनका भी आज मोबाइल से पता किया गया, कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर जेल के अंदर एंटर न कर पाए, जेल के कर्मचारी जब तक अतीक उनके भाई अशरफ उनका बेटा यहाँ रहता तब तक कोई व्यक्ति मोबाइल का उपयोग न कर पाए, ना ही अनजान व्यक्ति उनसे कोई मिल पाए। कौन कौन मिलने लोग आना चाहते हैं, कौन मिलने आते हैं, उनकी सघन निगरानी की जाएगी। एक डाटा पूरा तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही जो लोग उनसे मिल जाएंगे तभी उनको मिलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन कल सबसे महत्वपूर्ण तब होगा जब 16 साल बाद इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पहले सजा सुनाएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामला जिसमें जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो उमेश पाल ने उस मामले में और उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था, तो अपहरण के मामले में उसका सजा सुनाई। हालांकि अब उमेश पाल दुनिया में नहीं, लेकिन उस मामले पर वादी नहीं, लेकिन फिर मामले की सुनवाई होगी और उस मामले पर सजा सुनाई जाना निश्चित। देखिए, काफी महत्वपूर्ण अपडेट अवनीश दीक्षित आप दे रहे हैं। और अब बात की जाए कि अब चूंकि देखिए हमने देखा कि पिछले दिनों एक ऑडियो जो है वो भी वायरल हुआ था। ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा ऑडियो है वो अतीक अहमद का है।
बहुत बड़ी एक चैलेंज होगा तमाम जो जेल प्रशासन है उसके सामने कि जो मोबाइल का प्रयोग है वो जेल के अंदर ना हो पाए, क्योंकि लगातार हमने देखा कि सवाल जो है वो खड़े होते सामने आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से मोबाइल का यूज जो है वो जेल के अंदर ना हो पाए। देखिए, जेल के अंदर मोबाइल बराबर यूज हो रहे हैं। अभी कल की 2 दिन पहले मेरठ जेल में अंदर पिस्टल से गोली चलाई गई। उसके पहले चित्रकूट जेल में मुक्ता अंसारी के बेटे और बहू के पास मोबाइल मिला। अंदर जेल के लोग जो बाहर थे उनके पास मोबाइल मिला, जो बाकायदा सोचा उपलब्ध करा के कमरे में दोनों को मिलवाते थे। ये कई ऐसे मामले हैं जो जेल में बदनाम हो रही है, ऐसा नहीं है आज। लेकिन फिर भी क्योंकि मामला अतीक अहमद जुड़ा मामला, शासन से जुड़ा मामला है, अतीक के मामले में कल फैसला भी आना है। इसको देखते हुए चाक चौबल व्यवस्था कर ली गई और जेल परिसर को पूरी तरह सामने तब्दील भी कर दिया गया। और जिस बैरक में अतीक को, अशरफ को, उनके बेटे को रखा जाना है उनकी मॉनिटरिंग अलग से की जा रही है। बाकायदा एक सेल बना दिया गया है और उसकी सीधी अगर कोई भी वहां गिरती है, कोई आवाज कोई करता, कोई मिलना भी आता, उसकी सीधी आवाज खड़े बैठे अफसरों तक जाएगी। कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन को। अभी हाल में ही विभिन्न जेलों से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को यहाँ ट्रांसफर करके कई और अन्य जेलों में भेजा गया। कई जेल के अधिकारी जो है इस मामले में जेल भी गए हैं और कई लोग सस्पेंशन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। और इसी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए अवनीश, तो जिस तरह तमाम जो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैमर्स लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह का मोबाइल नेटवर्क जो है वो न पकड़ सके, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के जो उपाय हैं कहीं ना कहीं अवनीश को निकाल ही लिए जाते हैं। तब क्योंकि तमाम जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं बड़े बड़े, वो जो इस जेल में रहते हैं उनके पास तमाम तरह की जो तकनीकी और कई पुलिसकर्मी जो है वो खुद उनका साथ देते हुए नजर आते हैं। प्रयागराज में देखिए 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है साथ देने के आरोप में। तो ये जो है उपाय कहीं ना कहीं वो तो सामने आ ही जाते हैं अवनीश। अवनीश, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मैं वापस आऊंगा अवनीश आपके पास। धीरेन जी, न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण और उनके अभिवक्तागण की उपस्थिति में निर्णय सुनाया जाएगा। यदि निर्णय में दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में पुनः अभियुक्तगण को एवं उनके अभिवक्तागण को सजा के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और सजा के प्रश्न पर सुनवाई का सुनने के पश्चात जो उचित न्यायालय समिति है वो दंड देती है। कल एक अपराध पंजीकृत हुआ था जिसमें ये कहा गया है कि उमेश पाल का अपहरण किया गया था और उस उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अपना सशपथ बयान दे दिया। उनके अभिवक्तागण हैं, अभिवक्तागण को पेशी के लिए उसके बाद न्यायालय कोई व्यक्तिगत स्थान तो है नहीं, उनके जो अभिवक्तागण हैं वो उपस्थित होंगे। मैं अभी इस तरह निर्णय के बारे में कोई बात करना एकदम से जल्दबाजी होने के साथ साथ उचित और संगत नहीं है, क्योंकि वो अभी न्यायाधीश महोदय द्वारा जब सुनाया जाएगा तभी बताया जा सकता है। तो देखिए, 2 तस्वीरें हैं। एक साबरमती जेल से जिस वक्त अतीक अहमद तो निकल रहा था, जैसे साबरमती जेल से बाहर आया उसके बाद उसको वैन में बिठाया गया। एक वो तस्वीर है लाल घेरे में, सफ़ेद घेरे में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद जो है वो वैन में बिठाया जा रहा है। दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जब पूरा काफिला जो है वो नैनी जेल पहुंचा हुआ था और नैनी जेल में अतीक अहमद को शिफ्ट किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें, एक साबरमती जेल से जिस वक्त अतीक अहमद को निकाला गया और दूसरी जब नैनी जेल अतीक अहमद का काफिला पहुंचा था। तो 24 घंटे का सफ़र और 24 घंटे के सफ़र के बाद नैनी जेल में आखिरकार माफिया अतीक अहमद का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। और अब यहाँ से अगर बात की जाए तो अतीक अहमद को कल
कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा और वहां से कहा जा रहा है कि 16 साल पुराना जो मामला है और उमेश पाल से जुड़ा जो पूरा मामला है, अपहरण से जुड़ा ये केस काफ़ी पुराना चल रहा है और इसी पूरे मामले में सुनवाई जो है पूरी हो गई है। फैसला आना है, इस पर क्या फैसला सुनाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी मामले को लेकर अब नैनी जेल लेकर आया गया है और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा अतीक अहमद को। तो ये 2 तस्वीरें 24 घंटे की जो यात्रा है वो देखिए आखिरकार जो है वो ख़त्म हो गई है। पहली तस्वीर जहाँ से यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और अतीक अहमद की जो यात्रा है 24 घंटे की, उसका जो अंत हुआ है, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साबरमती जेल से शुरुआत होती है और उसके बाद नैनी जेल में इस यात्रा का अंत होता है। यहाँ पर अतीक अहमद पहुँच चुका है और रोटी की कीमत बढ़ी या रूस